कि मतलब आपने अभी तक इस बात पे ही नहीं एग्री किया कि खुदा है कि नहीं है। अगर खुदा है ही नहीं तो वो चाहता है, चाहना ना चाहना तो इरेलीवेंट हो जाता है ना। जब एक कोई चीज है ही नहीं तो वो चाहना ना चाहना तो उसके आगे सवाल बनता ही नहीं, राइट? तो अंजुम साहब, एंट्रोपी के ऊपर जो बात की जाती है कि डिसऑर्डर को जी कभी भी ऑर्डर में बगैर इंटेंशन, बगैर काम, बगैर एनर्जी के नहीं लाया जा सकता, ठीक है? जी यहाँ से यानी कि इस चीज को आप ये तो इम्पॉसिबल बोल रहे हैं या एक लेवल कम बोल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे आपको नहीं लगता कि मतलब ये उसी को बेसिकली जो मुसलमान है वो कहते हैं, उसी को खुदा कहते हैं कि वो खुदा ने किया, राइट? ऐसे ही है सिंपल सी बात के जो इंसान जिसको कह रहे हैं इम्पॉसिबल है उसको मुसलमान कहता है ये अल्लाह ने किया था ये चीज। आप और फराज साहब दोनों के साथ अगला हम सेशन अरेंज कर लें जिसके अंदर पे हम इस सपोजिशन अगेन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम इस बारे में बात करें कि जी खुदा चाहता क्या है, और आर्गुमेंट सेक के लिए आप दोनों इस बात पे हम तीनों मान के चलेंगे कि जी क्रिएटर है। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे साथ हमारी जो पिछली डॉक्टर फराज सिद्दीकी साहब के साथ वीडियो हुई थी उसका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आया था। तो उसी सिलसिले की अगली कड़ी है, उसके अंदर मैंने एक और एक्स मुस्लिम है, मैं अगेन अभी इनसे पूछता हूँ कि एक्स मुस्लिम है कि नहीं है। अंजुम साहब को मैंने इनवाइट किया। जी अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, कैसे हैं ज़रा? वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इनविटेशन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर सर। सर सबसे पहले तो मुझे यही क्लैरिटी नहीं थी, आप एक्स मुस्लिम हैं कि नहीं है, पहले तो ये मुझे क्लियर कर दे प्लीज। बासित भाई, मैं अपने आप को एक स्केप्टिक कहता हूँ, ठीक हम्म, है? वो स्केप्टिक जो बहुत सारी चीजों पे सवालात उठाता है, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि जो जितना बड़ा दावा होगा उसका सबूत भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो हम्म, मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम कह लूँ, स्केप्टिक कह लूँ, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, बट मैं अपने आप को एथियस्ट नहीं कहता, नॉट एन एथियस्ट, ठीक है? क्योंकि ओके। मैं उसकी भी पोजीशन को चैलेंज करता हूँ, और एक जो मजहबी पैराडाइम में जो पोजीशंस होती हैं उसको भी चैलेंज करता हूँ। बाहर कैफ, अगर आप एक्स मुस्लिम कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मेरी पोजीशन है वो एक स्केप्टिक की है। अच्छा, तो एक तो दो चीजें होती है ना अंजुम साहब इसके अंदर, एक तो ये है कि आप मुसलमान रहते हुए चीजों को क्वेश्चन करते हैं, तो एक जी स्केप्टिसिज्म वो है। और एक ये है कि यार मैं उस पॉइंट पे आ चुका हूँ जहां पे मैं किसी मजहब से बाहर निकलना चाहता हूँ, अपने आप को एज अ अपनी पोजीशन क्लियर करता हूँ कि मैं मजहब में नहीं हूँ, और फिर मैं चीजों को स्केप्टिसिज्म से देख रहा हूँ। तो आप इन दोनों में से किधर खड़े हैं? सर, बड़ा बेहतरीन सवाल किया आपने। बेसिकली तो कुछ अरसा पहले की बात है, तकरीबन साल पहले की। तब तक तो मैं जो हूँ वो अपने आप को एक हार्डकोर एथियस्ट ही कहता था, ठीक है? लेकिन जी। फिर हमारे मेरे एक बचपन के दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर वो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे बड़े अच्छे से। हम्म, उन्होंने मुझसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि यार तुम भटक गए हो, गलत रास्ते पे चल रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो आपकी क्या टेक है इस बारे में, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी पोजीशन को रिकंसिडर करें, मैं हम्म, बस यही चाहता हूं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं अपनी पोजीशन को रिकंसिडर करने को तैयार हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर मेरा बचपन का दोस्त उससे खुश होता है तो मुझे इस चीज से कोई एतराज नहीं होगा। तो फिर आप यूं कह सकते हैं, आपकी बात इस तरह से बिल्कुल दुरुस्त साबित हो सकती है कि मैं अपने आप को उसी पैराडाइम में रह के अपने आप को स्केप्टिक कहता हूं। मैं नाउ आई एम रिकंसिडरिंग माय पोजीशन, और फिर मैं एक नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूं अपने उस हम्म, सफर की, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं गलत हूं या नहीं। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि रीवेरिफिकेशन। आप, अगर मेरा ख्याल है ये बेहतर वर्ड होगा कि आप अपनी हम्म। पोजीशन रिकंसिडर करके किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। अच्छा, तो बेसिकली आप एथीज्म से अपने आप को अब रिपोजिशन आप वो कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे करेक्ट, हैं दोबारा से। बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली। तो आप तो आप मुसलमान घराने में पैदा हुए थे या ओरिजिनली आप मुसलमान ही थे पहले, एथीज्म बड़े से पहले? सख्त बड़ा सख्त मुस्लिम घराना आप कह सकते हैं, जहां पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी थी, अच्छा। रोजा वगैरह इसकी। और नमाज की पाबंदी इस तरह से थी कि जो मेरे वालिद साहब थे, मैंने उनको कभी फजर की नमाज भी छोड़ते नहीं देखा था। सख्त सर्दियों की जो फजर की नमाज होती है वो भी वो जमात के साथ अदा करते थे। सही। और वो हमेशा ये चीज बताते थे कि भाई नमाज पढ़नी है, जो इस्लाम के अहकामात हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। हज हम्म, ऑब्वियसली बात है, जो एक साहिब इस्तिताअत पर जो एक फाइनेंशियली जो
अफोर्ड कर सकता है वही करता है, लेकिन बाकी वो कहते थे कि जो आपकी डोमेन के अंदर चीजें आती हैं वो आपको करनी ही करनी है, और नमाज की छूट नहीं है। बल्कि वो हमेशा जो पुराने हजरात थे उनको देखा करते थे, तो वो कहते थे कि ये नमाज और रोजे से अगर आपने जान छुड़ानी है तो फिर आप कुरान समझ जाए। अच्छा, तो अनवर साहब, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूं, तो आप मुस्लिम घराने में पैदा हुए, फिर आप एथीज्म की तरफ आए, और अब आप अपने आप को हर चीज को मजीद स्केप्टिसिज्म से रिपोजिशनिंग के लिए देख रहे हैं, तभी यहाँ पे स्टेटस है बेसिकली आप। करेक्ट अच्छा। सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, तो अब इसके अंदर बिफोर जाहिर है कि मैं सबसे पहले आपसे खुदा के ऊपर बात करना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ, अगेन जितने भी सुनने वाले हैं उनके लिए भी मैं ये समझा पहले ही क्लियर कर दूं कि भाई कोई मुनाजरा वनाजरा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है, जो आप लोगों से मिल रहा हूँ, पहले फराज साहब से मिला हूँ, अभी आपसे मिल रहा हूँ, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रहा हूँ कि जब तक जो भी फिक्रें चल रही हैं, आप जब तक उनको नहीं समझोगे, तो जिस फिक्र पे भी आप खड़े हो, चाहे वो आप मुसलमान हो, चाहे एथीस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, अपोस्टेट, कुछ भी हो, उसकी कन्विक्शन कैसे आएगी जब तक आप दूसरी फिक्रों को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दोगे, बोलोगे कि यार मैंने सुनना ही नहीं। तो ये तो इस पूरी जो कॉन्वर्जेशन है उसका पर्पस भी ये है कि समझा जाए कि यार ये भी एक फिक्र है, इसको समझने की तो कोशिश करें, फिर आप रद्द कर दें भले, लेकिन समझे तो सही क्या कह रहे हैं। हम्म। तो बिफोर हम खुदा के ऊपर जाते हैं कि जी, तो उससे पहले खाली बस एक ये सवाल मेरा था, क्योंकि जाहिर है कुछ पॉपुलर टर्म्स होती हैं और मैं लोगों के जो सुनने वाले हैं उनके समझने के लिए से पूछना चाह रहा हूँ कि इसीलिए मैंने भी क्लियर किया कि पहले आप मुसलमान, फिर एथियस्ट और फिर ये, तो क्या आप, यानी कि जो आम अल्फाज में उनको मुर्तद कहा जाता है, तो क्या मुर्तद यानी कि जितने भी मुसलमान होते हैं वो अगर दीन को छोड़ते हैं तो मुर्तद की तरफ जाता है। तो एक एथियस्ट हो गया, एग्नोस्टिक हो गया, एपोस्टेट होता है मुर्तद जो होता है। जी जी। तो टेक्निकली तो अपोस्टेट ही की कैटेगरी में आप भी आ जाते हैं, अगर समझा जाए तो इसको। सर बिल्कुल, अगर ऑनेस्ट आंसर होगा, ऑनेस्ट आंसर मानेंगे तो यस, जी, ऑब्वियसली। जी सही है, सही है। बिल्कुल। अच्छा, अंजुम साहब, ये मुझे बताइए कि पहला सवाल मैंने फराज साहब से भी यही किया था, कब और कैसे आपने ये कंक्लूड कर लिया कि जी खुदा नहीं है, ही नहीं खुदा? सर कंक्लूड तो तकरीबन मैंने ये 2015 और 16 के लगभग ही कर लिया था, हम्म, बहुत पहले ही समझ लें आप। और उसके पीछे एक सफर था, एक सही। लंबी कहानी थी। हम्म, जो आपने सवाल किया उसका जवाब यही है कि तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं इस बात को, कि मैंने अच्छा। इस चीज को कंक्लूड कर लिया कि कोई खुदा जो है, कोई मजहबी खुदा जिसका दावा किया जाता है कि वो कोई जो है, कोई तो है, वो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, तो वो नहीं है। इट अच्छा, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं। ठीक। तो अब इस कंक्लूजन पे आप पहुंचे कैसे? सर ये तो बड़ा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, हम्म, और एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा, 1 मिनट की, अगर टाइम है आपके पास तो। जी। मैं 12 या 13 साल का हूँगा। मैं एक कजन थे, उनको उन्होंने मुझे कहा कि चलो बरखुरदार छोटे भाई, मैं एक जगह जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, तो तुम भी मेरे साथ चलो। सुपरमार्केट में एक शोरूम पे उनका इंटरव्यू था, हम्म, तो मैं उनके साथ चला गया, इस्लामाबाद सुपरमार्केट। तो वहां पर एक साहब बैठे हुए थे, तो उनके साथ उनका इंटरव्यू था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ भाई बरखुरदार क्या हाल चाल है? मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक ठाक। तो मेरे कजन के साथ उनके दोस्त थे, वो भी बैठे हुए थे। तो गपशप शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, तुम्हारी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है? हम्म, तो उन्होंने कहा कि हजरत उमर। तो मैं तो, मुझे इतनी अकल तो थी नहीं उस टाइम, कौन सा इतना इस्लाम पढ़ा होता है बासित भाई। हम्म, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ, जो हमने सुना है मैंने भी यही सुना है, हजरत उमर। बस इतनी सी बात थी बासित भाई। फिर उसने वो बातें की कि मेरे और मेरे कजन के कानों के धुएं उड़ गए, धुएं निकल गए। हम्म, हम्म, और मैं वहां फिर सोचने पे मजबूर हो गया कि हम एक शख्सियत को जो इतना ग्लोरीफाई करते हैं, क्या वो शख्सियत ऐसी है भी या नहीं? फिर हमारे एक उस्ताद थे, नाबीना, हाफिज सईद उनका नाम था, मुझे आज भी याद है। वो 8वीं क्लास में जब मैं था, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि एक हिंदू किसान
जो अपने गांव में है, वो बुतों की पूजा करता है, उसको नहीं पता कि अल्लाह कौन है, रसूल अकरम कौन है, इस्लाम की जो तालीमात हैं उस तक पहुंची ही नहीं है कभी। हम्म। तो आप सर मुझे ये बताएं कि वो जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा? तो हमारे हाफिज साहब बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारे इंसान थे। उन्होंने कहा, बेटा मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके पास तो तालीमात नहीं पहुंची। जब तालीमात ही नहीं पहुंची तो हम उसको कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं? लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो जन्नत में जाएगा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो जहन्नम में जाएगा। तो बस उसी वक्त सवालात जो थे वो जब आपके दिमाग में आ जाते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो सवाल रिकॉल होना शुरू हो जाते हैं। जी। फिर जब मैंने बाकायदा तौर पर कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू किया, पहले तो हम अकीदत की पट्टी बांध कर पढ़ते हैं ना, नमाज में भी और दुआ मांगने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी दुआएं और वजीफे भी होते हैं, पर हम तराजिम कभी देखने की कोशिश नहीं करते। तो मैंने जब उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया, तो इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि मिडिल ईस्ट में मैंने काफ़ी टाइम गुज़ारा, तकरीबन 4-5 साल। तो वहाँ पर मेरे कुछ कोलीग्स, कुछ सबॉर्डिनेट्स, कुछ सीनियर्स सारे, कुछ किसी का ताल्लुक मिस्र से था, किसी का मोरक्को से, किसी का अल्जीरिया से, किसी का ओमान से। तो उनसे मैं क्रॉस वेरीफाई भी करता था जो सवाल होते थे मेरे। जब मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया और जो क्लासिकल तफसीर थी, खासकर इब्न अब्बास मेरी पसंदीदा तफसीर में से एक है, तो मुझे यकीन कीजिए बासित साहब कि ये कलाम कहीं से खुदा का कलाम नहीं लगा। और मेरा जो सबसे जो बेसिक नुक्ता था वो ये था कि इसमें हार्मनी नहीं है, ये काफी बेरब्त किस्म की किताब है। कहीं पर खुदा कुछ बात करता है और फिर जंप मारकर कहीं और चला जाता है, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। ये ऐसी है जैसे मैं किताब लिखूं कि मैं और बासित भाई खाना खाने जा रहे थे, ठीक है, और खुदा बड़ा रहीम और करीम है। बासित भाई और मैं यामा पर बैठे हुए मरी रोड की सैर कर रहे थे और तुम्हारा परवरदिगार सब जानता है। तो इट डिड नॉट मेक एनी सेंस टू मी। आई अपोलोजाइज अंजुम साहब, सॉरी। ये आप भले इसको अगर आप टचअप करके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक मैं समझता हूँ कि ये अलग डिस्कशन है जिसके ऊपर हम मजहब के ऊपर हम डिस्कशन अलग करेंगे। मैं इसको चाहता हूँ कि इसको जरा स्ट्रिक्टली कुरान वो खुदा की तरफ अगर रखें हम, तो मैं उधर ही आ रहा हूं। प्लीज, जी आई बिल्कुल, अपोलोजाइज। ठीक है। अच्छा, तो यहां तक तो मुझे ये समझ आ गई कि जिस मजहब को मैं फॉलो करता हूँ वो मजहब तो दुरुस्त है। ठीक, सही। मुझे ये समझ आ गई कि जिस खुदा को मैं मानता हूँ वो खुदा तो दुरुस्त नहीं है। ठीक है। फिर ऑब्वियस सी बात है कि जब आप दूसरे मज़ाहिब को स्टडी करना शुरू करते हैं, इतना टाइम तो नहीं होता कि आप डिटेल में उसको स्टडी करें। बुनियादी बातें जब आप हिंदू धर्म की देखते हैं, क्रिश्चियनिटी की देखते हैं, जूदाइज्म की देखते हैं, जब तारीख का मैं अदना सा तालिब इल्म था, जी। तारीख का मुताला किया तो मुझे ये इदराक हुआ कि जो एथीज़म की एक मुनज़्ज़म तौर पे जो एक आगाज हुआ वो कब से हुआ। तो मेरे हाथ एक बुक आई, वो किताब जो है वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हुई। बैटलिंग द गॉड्स नाम है उस किताब का। अगर आपके सुनने वाले उसको पढ़ना चाहें तो वो पढ़ भी सकते हैं। वो किताब काफी एक आई ओपनर थी मेरे लिए। उस किताब को जब मैंने खुदाओं के साथ कंपेयर किया, जब तारीख का मुताला भी किया, जब मैंने देखा कि कैसे एनिमलिज्म से होकर हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं जब खुदाओं का इर्तिका हुआ, तो मुझे ये बात बड़े अच्छे से समझ आ गई कि देखे हुए खुदाओं से अनदेखे खुदा का सफर कैसे हुआ और क्यों कर हुआ। ये जो देखे हुए खुदा से अनदेखे खुदा का जो सफर था, ये मेरे लिए एक आई ओपनर था और मुझे ये बड़े अच्छे से समझ आ गई थी कि ये बाकायदा एक मकसद के तहत हम एक एवोल्यूशनरी तौर पर देखे हुए खुदा से अनदेखे खुदा तक पहुंचे। अच्छा, ओके। तो इसके अंदर एक सवाल है अंजुम साहब, जिस तरह आपने मेंशन किया कि आपको एक किताब मिली बैटलिंग द गॉड्स, राइट? जाहिर है कि ये इसके अंदर दलीलें होंगी, सारी चीजें होंगी, जिस तरह से उन्होंने पेश किया होगा मुकदमा के जी किस तरीके से खुदा तक, देखे से अनदेखे खुदा तक पहुंचे। इसी तरीके से आप अगर क्रिश्चियनिटी की किताबें, आप हिंदुइज्म के, मुसलमानों की, जितने भी रिलीजन्स हैं, खुदा वाले जितने भी रिलीजन्स हैं, उनकी किताबों में भी दलीलें
अपने यानी कि जिनको ज़ाहिर है कि अगर मुसलमान उनको मुकद्दस मानते हैं, जिस तरह आपने इस किताब को मुकद्दस मान लिया। तो अगेन दलीलें दोनों तरफ हैं, खुदा के होने की भी, ना होने की भी। तो अभी तक का जो आपने सफ़र बताया, उसमें ये है कि आप 12-13 साल ज़ाहिर है 8वीं जमात में भी थे, तब भी 12-13 साल ही की उम्र बनती है तकरीबन। तो 12-13 साल में आपको जो है वो कुछ सवालात आपके दिमाग में आए जिसके आपको सैटिस्फैक्टरी जवाब उस तरीके से नहीं मिले जो कि शायद मिल सकते थे दोनों सूरतों में। अगेन जो आपने हजरत उमर वाला वाकया बताया जिन्होंने उनका, तो वो जाहिर है कि वो रिवायात के ऊपर मामलात हैं सारे। उसके फॉर भी बहुत सारी रिवायात हैं, अगेंस्ट भी बहुत सारी रिवायात हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्या ठीक है क्या गलत है किसको पता आज 1400 साल बाद। बट हैविंग सेड दैट, मेरा पॉइंट ये है कहने का कि ये आपने तो ये आपका एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद आपके सामने आपने अपनी रिसर्च शुरू की, कुरान पढ़ा, तफसीर पढ़ी, सारी चीजें पढ़ी, आपको रब्त नहीं नजर आया। उसके बाद आपके सामने ये किताब आई, आपने कहा कि यार अच्छा, अब मुझे मेक सेंस कर रहा है कि जो मेरे दिमाग में स्केप्टिसिज्म क्रिएट हुआ था, अब ये मुझे मेक सेंस कर रहा है कि अच्छा ये शायद इस तरीके से हुआ होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपकी समझ, आपकी सोच। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि खुदा के ना होने की क्या दलील है? क्योंकि देखें, खुदा के होने की दलीलें तो, क्योंकि मैं ये खुद बात सोच रहा था जब मेरी फराज साहब से भी बात हुई थी कि खुदा के ना होने के लिए तो बहुत दलीलों की जरूरत है, होने के लिए इतनी दलीलों की फिर भी जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, अल्लाह की बात नहीं कर रहा, किसी खुदा की, किसी सुपर नेचुरल बीइंग की होने के लिए तो फिर भी, यानी कि आप बता सकते हो यार ये दरख्त है, ये सेब का दरख्त है, ये हर दफा सेब ही निकाल रहा है, तो कहीं तो कुछ निजाम चल रहा है, कोई सिस्टम चल रहा है। इसी तरह से मैं मिसाल दे रहा हूँ खाली। तो ना होने के लिए तो बहुत ही ज्यादा दलीलों की जरूरत है कि यार कोई भी नहीं चला रहा ये पूरा सिस्टम। तो वो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी समझ में अभी तक आप किधर, वेयर डू यू स्टैंड विद दैट? बासित भाई, आपको नहीं लगता कि इस मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस शख्स पर होता है जो दावा कर रहा है कि खुदा का वजूद है? नहीं, मैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, देखें, मैंने जब खुदा के वजूद का इनकार किया तो जी, वो खालिसतन एक मजहबी खुदा था, ठीक है, क्योंकि मुझे उस मजहबी खुदा का ही तारुफ करवाया गया था बचपन से राइट, लेकर। ठीक है। वो खुदा जो प्यार करता है, हम्म, जो नाराज भी होता है, गुस्सा भी करता है, जो औरतों को मारने का हुक्म भी देता है, जिसने गुलाम बनाने का हुक्म भी दिया, और वो गुस्सा करके जहन्नुम में भी डालता है। फिर उसने फ्री विल भी दे रखी है, फिर फ्री विल के साथ उसने शैतान भी बना रखा है। शैतान बनाने के साथ साथ वो इतना रहीमो करीम है कि उसने जन्नत और जहन्नुम पहले से बना रखी। हम्म, तो ये सारी बातें जब मुझे इनके बारे में जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, ऑनेस्ट फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन, तो मुझे ये सारी बातें एक मजहबी खुदा के साथ कंट्राडिक्टरी नजर आई। ठीक है, चाहे आप वो फ्री विल की मिसाल ले लें, चाहे आप वो डेविल की मिसाल ले लें, चाहे आप वो लाइफ आफ्टर डेथ की मिसाल ले लें, या चाहे हम्म, आप टेस्ट की मिसाल ले लें, इम्तिहान की मिसाल। मैं चूंकि साइंस का कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन लॉजिकली मैं सोचने की सलाहियत थी मुझ में, और मैं समझता था कि मेरी लॉजिकल थिंकिंग जो है कदरे बेहतर है। जी, जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, इन चीजों की, खासकर डेविल की, फ्री विल की, टेस्ट की और आफ्टर लाइफ की, तो मुझे जी, इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आई। राइट, फिर इन कॉन्ट्रडिक्शंस को मैं लोगों के पास लेकर गया, और जब उनसे मैंने सवाल जवाब किए तो मुझे कभी भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिले, बल्कि आज भी मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। हत्ता कि आपने देखा होगा जो शुमाइल नदवी की और जावेद अख्तर साहब की जो एक डिबेट हुई थी, उसमें मुफ्ती शुमाइल नदवी ने काफी लॉजिकल फैलेसीज और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनकी बातों में, खासकर फ्री विल और डेविल के हवाले से लेकर। तो मैं ये बात बड़े अच्छे से समझ चुका था कि एक ओमनीपोटेंट, एक ओमनीशिएंट और एक ओमनी बेनेवलेंट खुदा के होते हुए फ्री विल और शैतान का कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं है। इट डज ठीक है। नॉट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। चले हम यहाँ तो पे इसको कर देते हैं कि जी अल्लाह तो नहीं है, ठीक है। ये अब मेरे लिए आप ये सबसे बताएंगे। बड़ी दलील थी कि, जी बिल्कुल, सॉरी सॉरी टू कट यू डाउन, ये मेरे लिए सबसे बड़ी दलील थी कि इन कॉन्ट्रडिक्शंस के होते हुए अल्लाह तो नहीं हो सकता। ठीक, तो अब मेरा सवाल यही था कि खुदा ही नहीं है, कोई सुपर नेचुरल बीइंग, भगवान, आप कुछ भी कह लें, आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो उसकी मैं चाह रहा हूँ समझना कि वो आप किस तरह से आपने कंक्लूड की बात ये। सर, जब मैंने बुनियादी तौर पर साइंस का मुताला शुरू किया तो मुझे ये पता चला कि ये कायनात बनी कैसे है।
अच्छा, जब इस कायनात के बनने के आगाज का मुझे पता चला तो मेरे सामने बिग बैंग थ्योरी आई। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी ने मुझे ये बताया कि टाइम और स्पेस कैसे बने। ठीक है, टाइम और स्पेस बनने के बाद ये कायनात कैसे बनी, ये सब मैंने स्टडी किया। मैंने मतलब मैट्रिक के अलावा कभी साइंस पढ़ी। ठीक, इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि बिग बैंग से पहले टाइम और स्पेस का कोई वजूद ही नहीं है। ठीक है। टाइम और स्पेस प्रोडक्ट ही बिग बैंग के बाद की है। हुँ, हमें बिग बैंग से पहले नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि ये कायनात की कोई बिगिनिंग भी है या नहीं। कुछ लोग अक्सर आपने देखा होगा कि जी कायनात की बिगिनिंग, हमें नहीं पता कायनात की बिगिनिंग है। बिग सही बैंग है, कायनात की बिगिनिंग के बारे में बात नहीं करती, वो एक पॉइंट के बारे में बात करती है कि यहां से कायनात का आगाज हुआ है। प्लांक्स टाइम से पहले के हालात हमें नहीं पता। ठीक है, जब पता चलेंगे तो फिर हम बताएंगे। तो बिल्कुल, फिर वहां पर एक बात तो साबित हो गई। हमें यह पता चल गया कि बियॉन्ड बिग बैंग, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कोई ठीक है। फिजिकल चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, हुँ, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट जो है वो प्योरली इस यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है। इस कायनात के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। तो हुँ। कोई भी क्रिएटर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल है किसी के पास भी नहीं होगा। अच्छा, कोई भी क्रिएटर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, तो यानी कि अच्छा आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली जब आज एज ऑफ टुडे हमें बिग बैंग से पहले का नहीं पता कि उससे पहले क्या था। जब वो पता चलेगा तो आप फिर रिपोजिशन कर लेंगे दायरे अपने थॉट को। लेकिन अभी आप ये कहते हैं क्योंकि हमें ये पता है टाइम एंड स्पेस से पहले नहीं था, तो कोई हो नहीं सकता उससे पहले। अच्छा, तो अच्छा ये आपने बिग बैंग का ज़िक्र किया। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हम डिस्कशन में नहीं जाएँगे क्योंकि मैं भी थोड़ा ज़रा कम इल्म टाइप का आदमी हूँ और ज़ाहिर है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए भी एक सिंपल चीज रहे। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। जी, मेरी अक्सर जब लोगों से गुफ्तगू हुई, आई जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स, तो जी, जी। उन्होंने मुझे खुदा का तारुफ करवाने की कोशिश की कि जी कोई ना कोई क्रिएटर तो होगा, क्रिएटर को टाइम एंड स्पेस की जरूरत नहीं है। हुँ, लेकिन जब मैं उनसे ये पूछता था कि मैं उस क्रिएटर का क्या करूं, उस हुँ, क्रिएटर के अहकामात का क्या करूं, आप मुझे बताएं। चले मैं मान लेता हूं किसी खुदा को, बीइंग अ स्केप्टिक, अब मैं सोचता हूं कि चले यार अभी हमें बिग बैंग से पहले के हालात तो नहीं पता, व्हाट इफ वी नो इन फ्यूचर। हुँ। और अगर कोई क्रिएटर है भी तो मैं उस क्रिएटर को अपनी जिंदगी में कहां फिट करूं? वो क्रिएटर मुझसे चाहता क्या है? वो फिर जिस तरह मैंने आपको रोका था ना मज़हब के ऊपर जब हम आप हाँ जी, इस्लाम पे बात एग्जैक्टली। कर रहे थे, तो वहाँ पे बिल्कुल। फिर वो बात आती है सेकंड स्टेप के अंदर। अभी इसी वजह से मैं कोशिश ही कर रहा हूँ कि हम अपने आप को लिमिटेड रखें पहले क्वेश्चन की तरफ, कि जी। पहले तो ये ही फिगर आउट कर, क्योंकि मैंने अच्छा फराज साहब की भी इस बारे में बात सुनी थी। वो ये कहते हैं कि मुजर्रद खुदा के बारे में बात करना बिल्कुल कोई लाहासिल होता है, जो कि मैं जी। इस चीज़ से थोड़ा-सा डिफर भी उनसे भी किया। मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ इस बात को, जी कि जरूर। देखें ना कि जब आप इस बात पे ही नहीं अभी कंफर्म के मतलब आपने अभी तक इस बात पे ही नहीं एग्री किया कि खुदा है कि नहीं है। अगर खुदा है ही नहीं, तो वो चाहता है, चाहना ना चाहना तो इर्रेलेवेंट हो जाता है ना। जब एक कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो चाहना ना चाहना तो उसके आगे सवाल बनता ही नहीं है, राइट? हम्म। तो जब तक कि हम इस मसले को नहीं समझ पाएँगे कि खुदा है कि नहीं है, तब तक इसके ऊपर वो चाहता क्या, चाहता के अंदर आ जाते हैं मज़हब सारे। कि वो हम्म। चाहता क्या है, फिर हम वो करते हैं। अच्छा ये इस्लाम देख लो, हिंदुइज्म देख लो, जैसे जितने भी जो मज़ाहिब हैं, वो ठीक। इसलिए अलग टॉपिक है। तो इस वजह से मैं ये इस वक्त चाह रहा हूँ अपने लिए भी और ऑडियंस के लिए भी समझना कि खुदा का ना होना किस तरीके से, यानी कि उसको समझने की मैं कोशिश करूँ। अब आपने ये बोला कि बिग बैंग से पहले शायद हो सकता है, आप ये कह रहे हैं कि जी, शायद पहले अभी खुदा तो हो, हमें पता ही नहीं है। पता जब ही नहीं है। जब हमें इल्म होगा कि बिग बैंग से पहले कुछ है, तो जी, देन वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि क्या है। सही सही। अभी हमें बिग बैंग से पहले का नहीं पता है कि उससे पहले क्या नहीं था, पता। ठीक है। अच्छा, अब जो ये बिग बैंग पे यार अंजुम साहब, मुझे नहीं पता आपने इसके ऊपर कितना, मैं बिग बैंग के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने डिफरेंट उनकी वीडियोस भी देखी हैं, साइंसदानों को रिसर्च भी, जो वो जिसको कहते हैं क्रिएशन एक्स नीहिलो, जो एक फिनोमेना जिसको कहा जाता है। तो वो उनका अभी कल ही मैं उनका भी देख रहा था, फराज साहब का भी, वो पता नहीं 10 टू पावर पता नहीं कौन सी वो सारी चीजें। तो वो बेसिकली तकरीबन कहा जाता है कि इम्पॉसिबल ही है फिगर आउट करना कि उसकी इनिशिएशन यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। बिग बैंग का जो फिनोमेना हुआ है पूरा, वो हुआ कैसे है, उसकी प्रोबेबिलिटी, वो जितनी सेटिंग से जो कुछ भी हुआ, तो वो इम्पॉसिबल नहीं कहना चाह रहे। वो कह रहे हैं जी 10 टू पावर ये वो इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी बड़ी प्रोबेबिलिटी है उस चीज के होने की। यहाँ से यानी कि इस चीज को आप ये इम्पॉसिबल बोल रहे हैं या एक लेवल कम बोल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे आपको नहीं लगता कि मतलब ये
उसी को बेसिकली जो मुसलमान है वो कहते हैं, उसी को खुदा कहते हैं कि वो खुदा ने किया, राइट? ऐसे ही है सिंपल सी बात के जो इंसान जिसको कह रहे हैं इम्पॉसिबल है, उसको मुसलमान कहता है ये अल्लाह ने किया था ये चीज। तो वो जो प्रोबेबिलिटी 10 टू पावर वाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपको नहीं लगता कि वहां पे देयर वाज सम काइंड ऑफ, मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा अभी यहाँ पे, अगेन आई एम ट्राइंग टू स्टे आउट ऑफ रिलीजन, कि किसी ने तो कुछ किया है वहां पे जो क्रिएशन एक्स निहिलो का फिनोमेना हुआ सर ये तो फिर आपकी एजम्पशन है ना। है। 10 बिल्कुल रेज टू assumption माइनस 43 तो साइंस अपने हाथ खड़े कर देती है ना, है। जी क्योंकि वहां फिजिक्स के लॉज ब्रेक हो जाते हैं कि हमें नहीं पता। ठीक है। तो फिर ये अगर आप एजम्पशन कर रहे हैं कि वहां पर कोई हो सकता है, तो हम्म। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ तो उस शख्स पर हुआ जो ये दावा कर रहा है, क्योंकि देखें साइंस का काम तो किसी खुदा को अप्रूव या डिसअप्रूव करना नहीं है। बिल्कुल। साइंस का काम तो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे काम करना है, एक थ्योरी पर हाइपोथेसिस क्रिएट करना है और फिर इसको एक एस्टैब्लिश थ्योरी की शक्ल देना है। बिल्कुल। तो ये कहना कि कोई क्रिएटर हो सकता है, फिर दूसरी बात मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि हमें पहले क्रिएटर पर बात करनी होगी। क्रिएटर पर बात करने का कोई मकसद नहीं बनता, क्योंकि अच्छा। अल्टीमेटली तो आपने उसी खुदा पर आना ना जिसका तारुफ आपसे आपकी किताब ने करवाया है। हमसे हमसे हमें जब तालीम दी गई थी तो हमें ये तो नहीं कहा था कि पहले क्रिएटर को मानो तो फिर कुरान पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं था। एक मुफ्ती साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने भी मुझे यही वाली बात की आप वाली कि हम पहले क्रिएटर पर बात करेंगे। मैंने कहा कर ली, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपने मनवा भी लिया कि क्रिएटर है। अब मेरी डिफॉल्ट पोजीशन तो वहीं खड़ी होगी। मैंने तो सवाल आपकी अलहामी किताब और आपके खुदा पर उठाए थे, उसका जवाब हम्म। कौन देगा? सही बात है। नहीं बिल्कुल ठीक है। आई एग्री जी, विद यू। क्योंकि क्योंकि देखें इसके ना। अंदर अगर जी, जी, मैंने जिस तरह शुरू में भी बोला कि हम मुनाजरा तो कर नहीं रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी पोजीशन एग्जैक्ट, अंडरस्टैंड करने की करेक्ट, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जी, तो उसके अंदर जो थोड़ी बहुत नाकिस सी नॉलेज है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। जिस तरह मैंने अभी क्रिएशन एक्स निहिलो वाली बात की, आपने बिल्कुल जी, ठीक कहा कि ये assumption है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब दो पोजीशंस हैं, साइंस कह रही है हमें नहीं पता, जी, हम यहाँ से अंदाजे लगा रहे हैं कि यार अच्छा अगर नहीं पता तो क्या पता किसी ने किया हो। एक पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि किसी ने ये करेक्ट, किया होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी अभी किसी के सामने है नहीं। एक पॉसिबिलिटी खाली ये है कि हमें नहीं पता, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि शायद किसी ने किया हो, जिसको फिर जी, हम अल्लाह की तरफ ले जाते हैं। तो एक तो ये जी, मैं खाली मेरे दिमाग में सवाल था, मैं आपके सामने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के मामले में ये एक रखूंगा आपके सामने कि इसके। अच्छा दूसरी चीज अंजुम साहब, आ, इस चीज के ऊपर अगेन आपने अभी जो, सॉरी मैं उसको भी एड्रेस कर दूं, जो आपने बोला कि जी, खुदा के जरूर। ऊपर बात करने के, क्रिएटर के ऊपर, ये बात आपकी देखें। अब ये वही वाली बात है कि क्रिएटर का होना ना होना, मैं जिस नजरिए से देख रहा हूँ, और आपको पता है कि जाहिर है कि आपका या जो जितने भी एथियस्ट लोग हैं जो मतलब दीन से अलग हैं, उनका एक फिक्र है, लेकिन जो जितने दीन वाले लोग हैं उनकी एक फिक्र है कि यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, हम्म, क्योंकि अगर तो खुदा नहीं है तो फिर जी, मैं पार्टी करूं, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर मुझे कोई जवाब ही जी, नहीं देना आगे जाके। और सही है। अगर खुदा है तो नेचुरली फिर मुझे ये फिगर आउट करना पड़ेगा वो मुझसे चाहता क्या है। हम्म, ठीक है, वो गलत हो सकता है, वो मैं हिंदू हो सकता हूँ, ठीक है, और मैं हिंदू मर सकता हूँ अपने, अब मैं मुसलमान पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, और मैं जी, मर जाऊंगा हिंदू मोस्ट प्रोबेबली, और मैं गलत होके मर गया। लेकिन वो अब मेरे और उसके ऊपर है कि अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं जाके उसको बोलूं कि अल्लाह मुझे ये समझ आ गया था तू है, मैं तुझे ढूंढ नहीं पाया, या हम्म, मैं जो भी मेरे बायसेस थे मैं जानबूझ के मैंने नहीं तुझे ढूंढा, जो भी whatever, वो एक अलग हम्म, डिबेट वहां पे आ जाती है। अच्छा दूसरी चीज अंजुम साहब अभी सामने जो मैं पूछना चाह रहा था, अ, ये एंट्रोपी के बारे में काफी डिस्कशन होती है, उसके बारे जी, में जी, कुछ थोड़ी सी बात कर लें एंट्रोपी के बारे जी, में। कर लें, जी, तो अंजुम साहब एंट्रोपी के ऊपर जो बात की जाती है कि डिसऑर्डर को जी, कभी भी ऑर्डर में बगैर इंटेंशन, बगैर काम, बगैर एनर्जी के नहीं लाया जा सकता। ठीक है, जी, अब बिग बैंग हुआ, ठीक है, उससे जो बिग बैंग की भी जो है, बिग बैंग पूरा हुआ, उसके बाद ये सारी कायनात क्रिएट हुई, लेकिन इस कायनात के अंदर जो ऑर्डर क्रिएट हुआ, वहां पे मतलब मेरे दिमाग में ये सवाल था कि यार ये जो ऑर्डर क्रिएट हुआ, और अगर ऑर्डर की मैं छोटी छोटी आपको खाली मिसालें देता हूँ, ये दरख्त है, सेब का दरख्त हर दफा जो है वो सेब ही क्यों निकाल रहा है, उसको कभी केला निकाल देना चाहिए, कभी उसको किन्नू निकाल देना चाहिए, वो हर दफा सेब ही क्यों निकाल रहा है? तो ये कोई निजाम है ना, कोई नज्म है वहां पे किसी भी किस्म का, किसी भी लेवल पे। सेम गोज फॉर एवरीथिंग एल्स, सूरज चांद हम्म, ये वो पानी समंदर, हर चीज को आप ले लें इसके अंदर, तो कोई ना कोई तो नज्म बना हुआ है। इस हम अपनी दुनिया की खाली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये नज्म बगैर किसी के किए हुए कैसे
मतलब अगर एंट्रोपी, मैं इस वजह से लोगों के सुनने वालों के लिए थोड़ा सा प्लीज मुझे 10 सेकंड दीजिएगा कि जी जी एंट्रोपी का जो लॉ है वो कहता है कि जी डिसऑर्डर के अंदर ऑर्डर, एनर्जी और इंटेंशन उन चीजों से क्रिएट होता है, और ये एक प्रूवन लॉ है। इस वजह से हम इसके ऊपर बहस नहीं करेंगे। जिस तरह 2+2=4 होता है, इसी तरह एंट्रोपी का ये वाला लॉ प्रूवन है, हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे सब। जी, ठीक हो गया। अच्छा, एक शॉन कैरल अपनी किताब में एक मिसाल देते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपको सड़क पर एक अंडा टूटा हुआ दिखाई दिया है, हम्म, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो सकती है? कि वो किसी रेस्टोरेंट में पड़ा होगा, वो किसी किसी गाड़ी जो एग्स पड़े होते हैं उसमें पड़ा होगा, या किसी ग्रोसरी स्टोर पे पड़ा होगा, या कोई शॉपिंग करके जा रहा होगा, उसके हाथ से गिर गया होगा। हम्म, अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं उसकी? कि या तो वो पड़े पड़े वहीं गंद फैल जाएगा, स्मेल आना शुरू हो जाएगी, या कोई उसको कौवा आके खा जाएगा, या फिर कोई बंदा आएगा और उसको साफ करके ले जाएगा। हम्म, तो अगर हम यूनिवर्स को देखते हैं, अगर हम एंट्रोपी की बात करें, तो मुझे ये बताइए कि क्या हमने जो माजी में बीमारियां थीं बहुत बड़ी बड़ी, खासकर प्लेग्स थे, क्या उन पर काबू नहीं पा लिया हमने? हम्म, पा लिया ना, काफी हद तक पा लिया। जी, पुराने जमाने में जब हम अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि कोई बीमार हुआ, कोई मर गया, तो हम उसको खुदा के खाते में डाल देते थे कि ये खुदा का अजाब है, खुदा का इम्तिहान है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स खुदा का अजाब जो है वो काफी एब्रीविएट हो गया है लोगों से? अब उस तरह से खुदा इम्तिहान नहीं ले रहा लोगों का जैसे पहले लिया करता था। जैसे पहले हम अक्सर सुना करते थे देहातों में, किसी खातून की खबर आ गई कि जच्चा और बच्चा दोनों मर गए, क्योंकि दाई को पता ही नहीं चल सका कि बच्चे का सर किस तरफ है और टांगे किस तरफ है। तो हम्म, आपको नहीं लगता कि ये जो एंट्रोपी की आप बात कर रहे हैं, ये हमारी यूनिवर्स पे तो अप्लाई नहीं होती, यूनिवर्स कह रहा हूँ, सॉरी, इस दुनिया पे तो अप्लाई नहीं होती? ये तो बड़ी एक जालिम सी दुनिया है और बड़ी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहानी है ये। वही सर्वाइव करता है जो कि फिट होता है इस दुनिया में, और हमारे सामने आज मिसालें मौजूद हैं। और आज आप देख लें कि मेडिकल साइंस की तरक्की की ही वजह से आज हमें इतना कुछ पता चला कि हमने उन बीमारियों पे काबू पा लिया जिन पे हम नहीं पा सकते थे, और हम उनको खुदा का अजाब करार दे देते थे। तो मुझे तो इस दुनिया में कहीं ऑर्डर नजर नहीं आता है बासित भाई, क्योंकि आप देखिए कि जलजले आना, सैलाब आना, फिर उसके बाद एस्ट्रॉइड्स गिरना, ये सारा कुछ मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मेरा ख्याल है ऑर्डर आपको नजर आता है। और जहां तक ऑर्डर की बात है, तो हमें फिजिक्स के कवानीन ने ये बताया ना कि यूनिवर्स में ऑर्डर्स हैं। ये तो जी, कॉज जी, एंड इफेक्ट है, कॉजेलिटी के बाद हमें हाँ, वो पता चला आपको कि जी, वाई पता चल एग्जैक्टली, गया उसका। हाउ एग्जैक्टली, बिल्कुल, वाई पता चल गया कि किस तरह हो रहा है ये प्रोसेस, वो इंसान जी, ने फिगर आउट कर लिया। लेकिन करेक्ट, आज से अगर आप यानी कि 200 साल पहले जाएं तो वहां पे किसी को आप बताएं कि यार मैं लाहौर से कराची जो है वो 2 घंटे में पहुंच सकता हूँ, तो वो अगेन, वो तो हम इंसान टाइम के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगेन गोइंग बैक, आपने ये बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा कि दुनिया में जुल्म है, ज्यादती है, सब कुछ है, हर चीजें हैं जिसको इंसान, अगर आपने जिस तरीके से एक बात बोली ना, मैं खैर ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगी बात, लेकिन आपने जिस तरीके से ये बात बोली ना कि इंसान ने टाइम के साथ साथ काबू पा लिया, लेकिन इंसान ने टाइम के साथ साथ 7 अक्टूबर 2023 भी किया, ठीक है। तो ये इंसान ही कर रहा है, जो सारे मामलात हैं जो आपको पता है, अब जो ग्लोबल वार्मिंग को भी आप ले लें साथ में, सब इंसान की ही डिसीजंस हैं, जिस वजह से जो केओस भी है वो भी, और जो प्रोग्रेस है वो भी। अगेन आई गेट इट, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ। अभी आप ये छोड़ दें कि इंसान जहाँ घुसता है वहां तो गंद होता ही है, ठीक है। मैं इस तरह से इंसान की तरफ नहीं आना चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल, एक जी, दरख्त तो मैंने नहीं बनाया ना, आपने नहीं बनाया ना, इंसान ने तो नहीं जी, बनाया, ठीक है, या जो भी समंदर है, सूरज है, चांद है, मैं तो इसलिए चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ले लें, इंसान की ठीक, हरकतों को छोड़ के एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। तो जो बेसिक इस दुनिया के जो फंडामेंटल चीजें जो आपको नजर आती हैं, उसके अंदर के निजाम की बात कर रहा हूँ कि वो जो निजाम एक चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ये एक सेटअप, अगेन मैं एक बिल्कुल एक रैशनल माइंड से बात कर रहा हूँ आपसे, कि ये एक सेटअप दे दिया इंसान को, फिर इंसान ने उसके ऊपर कबाड़ा करना शुरू किया इन चीजों को। तो वो जो निजाम की मैं बात कर रहा हूँ, दरख्त हो गया, जमीन हो गई, मिनरल्स हो गए, सूरज चांद, वहां पे आपको निजाम नजर नहीं आता? आपको नहीं लगता कि यार ये कोई सिस्टम तो है, यहाँ पे एक नजम तो है कोई? बासित भाई, केला खाया कभी आपने? जी, जी, अगर आप केल में हो या नहीं, मुझे नहीं पता,
लेकिन अगर आप इसको सर्च करें तो एक टाइम पर केले में काफी बीज हुआ करते थे और अच्छा। ये खाना काफी मुहाल होता था। एवोल्यूशनरी प्रोसेस के जरिए इस केले को इस कदर बेहतर बनाया गया है कि आज इसमें आप बीज नहीं देखते और ये खाने के काबिल है। सही। और ये बात अभी मतलब को 2-3 महीने पहले मुझे सैयद भाई ने बताई। मेरे इल्म में तो थी लेकिन इतनी डिटेल में नहीं थी जितनी मुझे उन्होंने बताई। इसके अलावा अगर आप वेलेंशिया ऑरेंज कभी बाय करके देखिए तो उसमें बीज नहीं होता, वो भी एवोल्यूशनरी उन्होंने उसमें से बीज निकाल दिया। उसके अलावा लेमन आप देख लीजिए, उसमें भी बीज नहीं होता, एवोल्यूशनरी उसमें से भी बीज निकाल दिया। इसी तरह बहुत सारे जानवरों की आप मिसाल देख लें, जैसे म्यूल है, खच्चर है। खच्चर भी एक एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो कि मतलब एक नेचुरल प्रोडक्ट नहीं कह सकते। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान ने एवोल्यूशनरी जो है, एवोल्यूशन को अगर आप पढ़े, मैं जितना बेसिक मुझे पता उतना ही है, तो एवोल्यूशनरी आपको बहुत सारी चीजें ये साबित होती हैं कि इंसान ने इन सारी चीजों को अपने लिए बेहतर कैसे बनाया है। ठीक है। तो वहां पर तो मुझे कहीं ये ऑर्डर नजर नहीं आता या मुझे ये खुदा की खुदाई नजर नहीं आती। और जैसे अगर आप एवोल्यूशन पढ़ते हैं, कैसे हम इस मॉडर्न होमोसेपियंस तक जो हम पहुंचे हैं, अगर उसका भी अगर आप बगौर मुताला करें तो आपको पता चलता है कि यार हम लोग जो हैं वो कोई परफेक्ट क्रिएशन तो है नहीं। उसके अलावा जो आप डाउन सिंड्रोम बच्चे देखते हैं, ये तो आज साइंस तरक्की कर चुकी और हमें गालिबन 4 to 6 वीक्स में आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा हेल्दी है या नहीं, ब्लड टेस्ट करके वो पता चला लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक टाइम पर तो ऐसा नहीं था। फिर खासकर जो कजन मैरिजेस हैं उसमें तकरीबन 7% का डिसऑर्डर पाया जाता है कि आपका जो बच्चा है कजन मैरिजेस के नतीजे में वो डाउन सिंड्रोम पैदा हो सकता है। नहीं होता, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन बहरहाल उसमें एक स्लाइट प्रोबेबिलिटी तो पाई जाती है जी। तो आपको नहीं लगता कि ये इंसानों ने ये दुनिया जो है वो अपने लिए बेहतर बनाई है? ठीक है, केओटिक डिसीजंस भी हुए हैं हिस्ट्री में और आपने जैसे मिसाल दी, लेकिन कोशिश तो इंसान की हमेशा से यही रही है कि वो इस दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो ऑल इज योर टेक नाउ। जी। तो अंजुम साहब, जिस तरह आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो इसका तो कोई इनकार ही नहीं है। तो इंसान को तो यानी कि अगर आप देखा जाए तो आपने जिस तरह मिसालें दी, फलों की मिसालें दी, ठीक है, वो फल पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था, इवॉल्व हुआ टाइम के साथ साथ। लेकिन यानी कि ये जो आज बीज के बगैर वाला फल है, ये इंसान ने क्रिएट तो नहीं किया ना जीरो से, उसने उसको इवॉल्व किया फलों को टाइम के साथ साथ, उसके अंदर जो भी जेनेटिक इंटरवेंशंस कर करके, राइट। तो यानी कि कहने का मकसद है, आपकी बात ठीक है, उसको बेहतर करने में इसमें यानी कि इस बात से खुदा के ना होने का क्या ताल्लुक है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इंसान ने बेहतरी की है तो इंसान को बनाया इसीलिए जी, मेरी लॉजिक ये है, जब हम एंट्रोपी की बात कर रहे थे ना, जब हम डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, तो क्या ऐसा खुदा कादिरुल मुतलक खुदा कह सकते हैं कि जो एक डिसऑर्डर क्रिएट करता है और फिर ह्यूमंस उस डिसऑर्डर को छोड़ के ऑर्डर क्रिएट करते हैं या बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? दैट्स माय पॉइंट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो आज ये दुनिया हम इंसानों ने बेहतर बनाई है ना। अच्छा, अगर हम माजी के खुदाओं को देखें, क्रिश्चियनिटी का खुदा तो जानवरों को मार के भी खुश होता था कि जानवरों को भी मार दो, जानवर भी मार दिए। आज भी आप देख लें, और ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि मैं ह्यूमन बिहेवियर का तालिब इल्म भी हूं, आप ये देख लें कि आज से 20-25 साल पहले हमारे अंदर भी इतनी सेंस नहीं थी जानवरों को लेके। हमारे सर में इतना या पेट में इतने मरोड़ नहीं उठते थे जानवरों की तकलीफ देखते। लेकिन आज आपको पता है कि आज की जो नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, वो तो जानवर को तकलीफ दे ही नहीं सकते। जी, बिल्कुल। इसीलिए आप देखें कि अक्सर आपको अभी मैक्सिको में मुझे पता चला कि उन्होंने बुल फाइटिंग पे पाबंदी लगा दी है। स्पेन पे भी अंडर द टेबल अगर हो तो हो। फिर नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में, चाइना में जो कुत्तों के साथ सलूक होता था, वो वीडियो देखने के काबिल नहीं थी। वो भी काफी हद तक कम हो गया, रुका तो नहीं लेकिन कम हो गया। अभी बर्तानिया ने और जर्मनी ने, आई थिंक दे आर प्लानिंग टू बैन टेस्टिंग, एनिमल टेस्टिंग, खासकर रैबिट्स पे। तो ये सारी चीजें तो इंसान अपने लिए बेहतर कर रहा है। बाकी जो आप बात करें कि ये पहले चीजें अल्लाह ने की और फिर इंसान ने अपने लिए बेहतर बनाई, तो फिर वही बात आ गई कि डिसऑर्डर से ऑर्डर क्रिएट तो इंसान कर रहा है ना, अल्लाह तो नहीं कर रहा इस दुनिया में। आपने अभी जो ये जानवरों वाली बात की, मैं उसमें एक मिसाल भी ऐड करना चाहता हूँ। आपने शायद सुना हो कि 2 बिल्ली के बच्चों को एक आदमी ने मारा था और इंटरनेशनल मैनहंट
में वो टर्न आउट हो गई थी। आपने पता नहीं उस केस के बारे में सुना ही नहीं सुना, नहीं। लेकिन 2 बिल्ली के बच्चों को उसने थैली में डाल के मारा था एक आदमी ने, उसकी वीडियो बना अच्छा। के की थी। तो वो एक इंटरनेशनल मैन है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो रियलाइजेशन है, अवेयरनेस है, ये टाइम के साथ साथ इंसान के अंदर आ रही है। इंसान ऑब्वियसली बेहतर हो रहा है। लेकिन अगेन अंजुम साहब, जिस तरह आपका ये वाला जो दावा है जिसको आपने अभी बोला कि यार इंसान, मैं इसमें इनकार नहीं कर रहा, इंसान ने बिल्कुल इवॉल्व किया है और चीजें, जाहिर है कि आज अगर जहाज है तो आज से 200-300 साल पहले जहाज भी नहीं था, या आज आपके पास एआई है तो वो तो आज से 10 साल पहले भी नहीं था। मतलब अगेन थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इंसान प्रोग्रेस कर रहा है। इसके अंदर जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि इस चीज का इनकार मेरी नॉलेज में तो कहीं पे भी नहीं है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, कि जो है इंसान ने, अब आप बताएं ना कि एआई अगर आज से 1500-1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आ जाता एआई, तो यार उस वक्त के लोगों को तो, मतलब आप समझे ना कि इट वुड बी अनरियल फॉर देम कि भाई इसका करना क्या है। तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है ही कि इंसान, जिस तरह आप कहते हैं कि जी स्लेवरी के ऊपर बात करते हैं, खैर मुझे उसका इतना पता नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ। जैसे शराब थी, शुरू के टाइम में शराब हराम नहीं की गई थी, ठीक है। वो हम्म। एक इंसान का एक नेचर है कि यार आप एकदम हर चीज बिल्कुल बंद कर दोगे, कोल्ड टर्की कर दोगे, तो अगले से वो ही नहीं होगा, हजम ही नहीं होगी ये चीज, राइट। तो इसी हम्म। तरीके से इंसान ने प्रोग्रेशन की, वो सारी चीजें की। अगेन अगर गोइंग बैक टू खुदा का ना होना, इस इन सब बातों से भी कैसे साबित होता है, मुझे ये अभी तक वैसे आपकी बात नहीं समझ आई। देखें, मैं फिर वही बुनियादी बात पर आऊंगा। जी। अगर आप किसी मजहबी खुदा की बात करते हैं हम्म। तो मैं उसी को डिसअप्रूव करूंगा, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा खुदा जो मजहबी पैराडाइम में नहीं आता, मुझे पहले ये देखना होगा कि वो मुझसे क्या चाहता है। वो तो कुछ नहीं चाहता। ये जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, कलाम कॉस्मोलॉजिकल है, फाइन ट्यूनिंग है, कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट है, मैं उसके खुदा को कहाँ फिट करूं अपनी जिंदगी में? हम्म। कहीं भी नहीं। हम्म। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, जी। बासित भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारी इस्लाम की तारीख है वो उस वक्त के एतबार से भी दुनिया के साथ हम आहंग नहीं थी? मिसाल के तौर पर फोर्ड गाड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि फोर्ड गाड़ी जब 1969-70s में अपना इंजन बनाती थी, तो उस वक्त भी इनके इंजन की क्वालिटी जो थी वो 70s के इंजन के मुकाबले में बहुत पैथेटिक थी। इट ठीक वॉज है। नॉट अ वेरी गुड इंजन। ठीक है। तो अगर हम इस्लामी तारीख को देखें तो जिस तरह से ये जिंदगी गुजारते थे, आपको नहीं लगता कि जैसे रोमन्स ने गुजारी, या जैसे ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम? तो आपको नहीं लगता कि जो इनका खुदा था वो थोड़ा सा जमाने से पीछे चल रहा था और उनके पास वो चीजें नहीं थी जो वो लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे थे? तो अगर हम ये देखते कि इस्लामी तारीख को देखते हुए हमें ये पता चलता कि ये दुनिया के साथ पैरेलल चल रहे हैं, तो मैं आपकी बात मानो तस्लीम भी कर दूं। लेकिन अगर हम तारीख का बगौर मुताला करते हैं, हम्म। एंशंट अरेबिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, काफी सफरनामे मौजूद हैं, आपको मैं बताऊंगा, पढ़िएगा जरूर। जी। तो उससे हमें पता चलता है कि दे वर नॉट अलाइंड विद द टाइम इवन। वो टाइम से भी काफी पीछे थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि खुदा इंटरफेयर भी करता नजर आ रहा है, लेकिन जहां इंटरफेयर करना है वहां इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो आपको हम्म। नहीं लगता कि उस टाइम उस वक्त के टाइम से भी काफी पीछे थे? बिल्कुल, आपकी ये अगेन डिस्कशन अलग है कि इस्लाम के ऊपर डिस्कशन हम अलग करेंगे। ये अगेन आपने अभी जो जो मैंने फिर से मैं इस चीज का एक दफा दोबारा स्टेप बैक लेता हूँ और आपको वापस उधर लेके जाता हूँ। तो आपने ये बोला कि अगर खुदा है भी, आपका अब हम्म। टोटल आर्गुमेंट जो मुझे समझ आ रहा है, प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि आप ये कह रहे हैं कि अगर खुदा है भी तो इररेलेवेंट है, आप ये कहना चाह रहे मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई खुदा है, आप कह रहे हैं कि क्रिएटर है, तो हैं? उसके अहकामात कहां से लूंगा मैं? वो तो फिर अब सेकंड डिस्कशन में आ जाती है ना अंजुम भाई। वो तो मैंने कहा कि वो हमें हमें अलग डिस्कशन करनी पड़ेगी उसके ऊपर। तो देखिए क्या मस्जिद आप ये भाई, मान एक रहे हैं कि ऐसा खुदा शख्स, है कि नहीं है? पहले मैं ये देखिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे। एक ऐसा शख्स जिसने इस्लाम का मुताला नहीं किया, क्रिश्चियनिटी का मुताला नहीं किया, उसको तो आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं जो एक रॉ स्लेट है। उसको आप ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि तुम खुदा को नहीं मानते, तो मैं सबसे पहले तो तुम्हें बताऊंगा भाई कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से कि खुदा है। तुमने मान लिया खुदा है, हाँ, अब तुम आओ क्रिश्चियनिटी की तरफ। अब मैं तुम्हें क्रिश्चियनिटी के खुदा की तरफ लेकर आता हूँ। लेकिन एक ऐसा शख्स जो आपके सामने बैठा हुआ है, जी जी। जो ऑलरेडी एक मजहबी खुदा का इनकार कर चुका है, जब आप हम्म। उससे वो खुदा मनवा लेंगे तो वो मजहबी खुदा को कहां फिट करेगा? उसका तो मसला मजहबी खुदा है, उसका मसला क्रिएटर नहीं है। इस यूनिवर्स अच्छा। को किसने बनाया है हमें नहीं पता। फलसफा जो है वो ये कहता है भाई कि नथिंगनेस में तो कोई शऊर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नथिंगनेस में तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फलसफा तो हमें हम्म। ये बताता है।
फलसफा जहां खुदा के हक में दलाइल देता है, वहां उससे ज्यादा उसके मुखालिफ दलाइल मौजूद हैं। इवन हम्म, जो कि क्या नाम है इसका, इमानुएल कांट जो था, वो खुदा के वजूद का डायरेक्टली इनकारी नहीं था, लेकिन उसने उसके मुखालिफ बड़े दलाइल दिए। हम्म, इवन उसने तो इनफाइनाइट रिग्रेस को नहीं छोड़ा, जिस इनफाइनाइट रिग्रेस को ये बात करते हैं उसने तो उसको नहीं छोड़ा। डेविड ह्यूम को देख लें, उसके बाकायदा एक डायलॉग है हिस्ट्री ऑफ और रिलीजन्स के हवाले से, उस डायलॉग्स में भी वो ये सारी बात करता है, कायनात के हवाले से लेकर इनफाइनाइट रिग्रेस की और ये सारी चीजों की। वो तो डायरेक्ट खुदा के वजूद का जो एक मजहबी खुदा है उसका इनकार करता है। तो हम्म। मैं, देखिए, बात ये है कि मेरे जैसा अंजुम शख्स, भाई, जी अंजुम भाई, जी जी, बात बोलिए बात बात ये है कि जी। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह आप कांट को और अरिस्टोटल को और इनको मुकद्दस मानते हैं, उस तरह आप, जाहिर है, अगर एक मुसलमान होगा वो अपने इमामों को मुकद्दस मानेगा इन चीजों के अंदर, अगेन जो हिंदू होगा वो अपने बड़ों को, इस तरीके से। तो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम, अगेन मैं अपनी क्लैरिटी के लिए समझना चाह रहा हूँ कि क्रिएटर के ऊपर आप कह रहे हैं कि यार अच्छा, अगर अगर अगेन क्रिएटर है या नहीं है, या आप कह रहे हैं अगर क्रिएटर है तो चलो फिर आप दीन के ऊपर आ जाओ कि वो चाहता क्या, राइट? तो मैं ये, इसको मुझे अभी तक मुझे बात नहीं समझ आई है कि आप क्या कह रहे हैं, क्रिएटर है या नहीं है? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए, ये बड़ी अच्छी डिस्कशन है, आई रियली लाइक इट, योर हम्म। क्वेश्चंस आर रियली गुड, आई एम अप्रिशिएट रियली लाइक, आई एम लर्निंग सो मच। देखिए वासिद भाई, मैं आपसे स्केप्टिक होने के नाते ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर हम फर्ज कर लेते हैं कि क्रिएटर है, इस खुदा को, इस कायनात को किसी ना किसी ने तो बनाया होगा। जैसे एक आर्गुमेंट है कि कोई चीज खुद ब खुद नहीं बन सकती, ठीक है? तो फिर कुछ लोगों के मुताबिक तो उस यूनिवर्स को खुदा मान लो, यूनिवर्सलिस्ट हैं, फिर नेचुरलिस्ट हैं बहुत सारे लोग, ठीक हो गया। सही, सही। मेरा कहने का ये मतलब है कि चलें, आपने मुझे बहुत ही शानदार आर्गुमेंट से चित गिरा दिया और मेरे हम्म, पास जवाब नहीं था। आपने कह दिया हाँ जी, कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए। अब फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपकी बात मान लेता हूँ बासित भाई, चलें ठीक है बासित भाई, कोई क्रिएटर होना चाहिए। हम्म। अब मुझे बताएं, मैं उस क्रिएटर को अपनी जिंदगी में कहाँ फिट करूँ? ओके। अब अगर हम एक पॉसिबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट, कि हम्म, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि दो पॉसिबिलिटीज हैं आपकी, हमारी आपकी अभी 45 जी मिनट की डिस्कशन जो हुई है उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं कि, और आप कह रहे हैं कि एक तो है कि नहीं है क्रिएटर, और दूसरी ये है कि यार बासित भाई आप मुझसे बात कर रहे हैं तो चले एक फर्ज कर लेते हैं क्रिएटर, आप जी, ये कह रहे हैं, राइट? आप ये फॉर द नहीं कह रहे सेक कि ऑफ है कि आर्गुमेंट, नहीं, फॉर द जी सेक ऑफ आर्गुमेंट आप कह रहे हैं कि चलो जी, मान लेते हैं, डिस्कशन करेक्ट, को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट आगे स्टेज बढ़, के अंदर ले जाने के लिए। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब अगर हम फिर अब हम इस सपोजिशन के साथ चल रहे हैं, आपने ये तो बोला फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, लेकिन अब आपको अगर इस आर्गुमेंट की डिटेल में जाना होगा तो सबसे पहले आप ये मान, मतलब फॉर दिस आर्गुमेंट सेक, अब आपको ये बात माननी पड़ेगी भी क्रिएटर है, राइट? अगेन मैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात हो रही है, जी बट मैं समझ रहा हूँ, फॉर जी जी, आर्गुमेंट सेक आपको ये बात अब मान के चलना पड़ेगा कि जी हम दोनों का इस बात पे इत्तेफाक है कि क्रिएटर है। हम्म उसके बाद फिर हम आएंगे कि जी क्रिएटर, यानी कि जो क्रिएटर है वो चाहता क्या है। उसमें फिर हम्म, जाहिर है कि मैं तो आपसे इस्लाम की ही पर्सपेक्टिव में बात कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली, जाहिर है मेरा बाकी अध्ययन का इतना मुताला नहीं है कि मैं आपसे डिस्कशन कर सकूं या मैं उनकी चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं आपको, राइट? तो उसके ऊपर अंजुम साहब, मुझे आपको फिर से टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि sir, most welcome anytime. It is amazing like that I'm talking to you. It's really lovely. You are a wonderful person. और मुझे यकीन करें, बड़े अरसे बाद मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात नहीं, करके। एब्सोल्युटली नहीं अंजुम साहब, दिस इज अ प्लेजर, आपसे भी बात करके मुझे उतना ही मजा आया जितना मुझे फराज साहब के साथ आया, बिकॉज अगेन जो इस सारी क्या मकसद है हमारी, मेरी मेरी इस कोशिश का, वो टोटल ये है कि ये एक फिक्र है जिसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दुरुस्त और है, एज दुरुस्त। एज मुसलमान, आपने अगर अपने दीन पे भी रहना है तो भी सारी जो पैरेलल फिक्रें चल रही हैं उनको आपको समझना पड़ेगा, अपनी कन्विक्शन के लिए भी, या इनके साथ कंप्लाई करने के लिए भी, इनको रद्द करने के लिए भी, इनको कंप्लाई करने के लिए भी। तो मुझे भी बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और अगेन आई थिंक जो फराज साहब के साथ मेरी डिस्कशन हुई थी, आई थिंक वो भी शायद यहीं पे ही आके, इसी पॉइंट पे ही आके रुकी थी। तो वेरी हम गुड। तो हम ये भी कर सकते हैं कि मैं, आप और फराज साहब दोनों के साथ अगला हम सेशन अरेंज कर लें, जिसके अंदर एनी फिर हम इस सपोजिशन, अगेन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, हम इस बारे में बात करें कि जी खुदा चाहता क्या है, और आर्गुमेंट सेक के लिए आप दोनों इस बात पे, हम तीनों मान के चलेंगे कि जी क्रिएटर है, अब इसको बार बार क्वेश्चन नहीं करेंगे,
आर्गुमेंट से। वासिद भाई मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप मुझे ये भी मनवा लेंगे कि क्रिएटर है, बिकॉज यू आर सच अ लवली पर्सन एंड फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि हम कोई हार जीत के लिए तो बैठे नहीं हुए हैं यहाँ। एग्जैक्टली, आप जी भी जी। सीखने के लिए बैठे हैं, मैं भी आपसे सीखने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। और मुझे बिल्कुल। यकीन है कि मैं जब इस डिस्कशन के बाद उठूंगा तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मैंने क्या सीखा और मैं वाकई सीखा है आपसे। तो और मैंने भी एब्सोल्युटली बिल्कुल लाइकवाइज। हम इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से आगे लेकर चलेंगे और फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं चलें। हम एक इतने खूबसूरत इंसान से जब बात हो रही है तो आप इस डिस्कशन को बिल्कुल आगे लेकर चलेंगे। जैसे फराज साहब एक इंतहाई खूबसूरत इंसान है। तो बेहतरीन, बिल्कुल। ठीक है, हम मेरा ख्याल है अगर आपका कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चले, नहीं नहीं, इंशाल्लाह मैं हम यहीं पे इसको क्लोज करते हैं अंजुम साहब। ठीक है, एंड इंशाल्लाह मैं ऑफलाइन आपसे और फराज साहब से इस बारे में बात करते हैं, और इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट सेशन क्रिएट करते हैं, फिर जिसके ऊपर हम वहीं से कोशिश शुरू करते करेंगे हैं। अगर कोई क्रिएटर है तो। अगर कोई क्रिएटर यहीं से बात शुरू होगी, ठीक ठीक है हो सर, गया, ठीक थैंक यू है सो मच वासिद सर भाई, आपके टाइम के लिए। बहुत शुक्रिया वासिद भाई, टेक केयर ऑफ धन्यवाद। योरसेल्फ।